आप वैक्सीन ले सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ होगा। Right, right. ये सलाह है। All right, thank you for your opinion on that and your views in other subjects as well. And thank you to you as well, Dr. Magekar. We're completely out of time on Dr. Speak tonight today, but we will be back at the same time all बिल्कुल through हर the रोज week हम ये towards कार्यक्रम लेकर आते हैं और जो weekend. सवाल आपके रह गए हैं हमसे जुड़िएगा ज़रूर और ये प्रोग्राम देखते रहिए, साथ ही डीडी न्यूज़ से लगातार जुड़े रहिए। इसी के साथ ही लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार। Thanks for watching. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को दी वित्तीय सहायता की बात। प्रधानमंत्री ने इस कदम को सभी के लिए आवास का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में अहम योजना करार दिया। किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस से संज्ञान लेने को कहा। विशेषज्ञ समिति की मंशा पर शक जाहिर करने के लिए किसान संगठनों को लगाई फटकार। भारत ने आज से शुरू की पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन की सप्लाई। भूटान और मालदीव पहुंची वैक्सीन की खेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी के समय में सभी की मानवीय मदद के लिए भारत है प्रतिबद्ध। देश भर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व। देश गुरु गोविंद सिंह के साहस, पराक्रम और बलिदान को कर रहा है याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विशेष संदेश में महान गुरु के संदेश को किया याद। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लिंकन मेमोरियल पर उन 4 लाख लोगों को दी श्रद्धांजलि जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान गंवाई अपनी जान। अपने विदाई संबोधन में ट्रंप ने नए प्रशासन को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG के तहत 6.1 लाख लाभार्थियों को करीब 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये जारी की। इसमें 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किश्त मिली, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किश्त प्रदान की गई। पीएम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों से भी बात की। इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदल दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि आज नहीं तो कल उनका घर हो सकता है। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर
सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्मसम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है। आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है। और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। पीएम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि जारी करने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपए होता था। पीएम ने इसे 1,11,500 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास में तेजी से काम हो रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जी की यह कोशिश है कि ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से देश की लाखों लाख बहनों को आजीविका के अवसर मिले, ग्रामीण क्षेत्र को अधोसंरचना मिले, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन जीना सुगम हो, रोजगार के अवसर प्रारंभ हों। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,20,000 दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई, 1,20,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर रोजगार की सुविधा भी प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। हर एक लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने और केंद्र और राज्य सरकार की हर एक योजना के साथ साथ विगत 3 वर्षों से एक अभियान चला करके सहजन के पौधे भी उन सभी घरों में लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने लगाया है। और मुंबई के शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोविशील्ड वैक्सीन के 1.5 लाख खुराक की पहली खेप आज भूटान की राजधानी थिम्पू और मालदीव पहुंच गई। भारत की तरफ से ये पहल अपने पड़ोसी और प्रमुख भागीदार देशों के अनुरोध पर की गई है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारत ने कोविड महामारी से लड़ने में अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मानवता को प्रमुखता दी है। जिन देशों को टीके की आपूर्ति आज से की जा रही है उसमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स शामिल हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की उनकी पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि टीकाकरण की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले हफ्तों और महीनों में सहयोगी देशों को चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेशों में आपूर्ति से पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू निर्माताओं के पास घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक रहे। टीकों की डिलीवरी से पहले एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशासनिक और परिचालन पहलुओं को कवर करते हुए टीकाकरण प्रबंधकों, कोल्ड चेन अधिकारियों, संचार अधिकारियों और प्राप्तकर्ता देशों के डेटा प्रबंधकों के लिए राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले भी भारत ने कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में अन्य देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और पैरासीटामोल गोलियों के साथ साथ डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, दस्ताने और अन्य चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति की थी। भारत ने क्लिनिकल परीक्षण पैक्ट कार्यक्रम में भागीदारी के तहत अपने क्लिनिकल क्षमताओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कई पड़ोसी देशों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।
कोविन ऐप को आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ा जाएगा। लोग आरोग्य सेतु ऐप से भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि कोविन ऐप में आ रही दिक्कतों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। टीकाकरण पर बनी टास्क फोर्स के प्रमुख RS शर्मा से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। कोविन को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, कई राज्यों ने सवाल उठाए हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है और जब वो फील्ड में डिप्लॉय होता है तो उसके डिप्लॉयमेंट के बाद छोटे मोटे माइनर हिकअप्स आते हैं, माइनर टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। और ये जो वर्तमान में जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो एक माइनर टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिनको हम लोग रियल टाइम में ठीक कर रहे हैं। ये पूरे टीकाकरण अभियान का बैकबोन माना जा रहा है कोविन IT प्लेटफॉर्म, तो इसमें क्या ऑफलाइन भी इसकी व्यवस्था है या इंटरनेट जहां पे सुविधा नहीं हो ग्रामीण इलाके में, उसमें कैसे ये काम करेगा? जहां मान लीजिए किसी कारणवश इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है या नहीं है या और कोई कारण है जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन नहीं चल पाया मान लीजिए, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने ये कहा है कि आप फॉर द टाइम बीइंग आप इसको एक प्रकार से ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको डेटा अपलोड करना चाहिए। आप मोबाइल पे एप्लीकेशन में करिएगा, वो क्या करेगा कि जो वैक्सीनेशन का डेटा है वो डेटा मोबाइल पर ही स्टोर करके रखेगा। जैसे ही मोबाइल की कनेक्टिविटी होगी वैसे ही वो डेटा अपने आप अपलोड हो जाएगा। कोविन IT प्लेटफॉर्म में आधार कितना रोल इंपॉर्टेंट है उसका, और बाकी जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसका क्या रोल है? मेरी समझ में सब लोगों के लिए उचित यही रहेगा और इजी रहेगा कि आधार का प्रयोग करें, और विशेषकर तब जबकि भारत सरकार जो सरकार उसका खर्चा वहन कर रही है, तब तो आधार का उपयोग वैसे भी आवश्यक है। आगे आने वाले समय में जो तीसरा चरण होगा उसमें 27 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, उसमें आप कितना चैलेंज मानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है कोविन IT प्लेटफॉर्म, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो न केवल सिक्योर है, प्राइवेसी प्रिजर्विंग है, बल्कि स्केलेबल भी है। तो इसलिए इसकी स्केलेबिलिटी में हमको कोई प्रश्न नहीं है कि चाहे 20 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, सब हो सकता है। एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो सिटीजन सेंट्रिक हो, जो सिटीजन्स के लिए फ्रेंडली हो, जिसमें लोग खुद चयन कर सके कि वो कहाँ इंजेक्शन लेंगे, किस तारीख को लेंगे, और उनका अपना ऑथेंटिकेट प्री रजिस्ट्रेशन करा सके। तो ये जब व्यवस्था लागू होगी तो उस समय हमें मल्टीपल चैनल से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करनी होगी। जैसे आरोग्य सेतु हमारा बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, 15 करोड़ 16 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, तो वो आरोग्य सेतु के माध्यम से लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। टेलीफोन करके हेल्पलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, IVRS से कर सकेंगे, पोर्टल पर कर सकेंगे, सेंटर्स पे कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से कर सकेंगे। तो इस प्रकार से सिटीजन्स खुद ही अपना एक प्रकार से प्री रजिस्ट्रेशन करके। और क्या आप चैलेंज मानते हैं आगे? कमांड ड्रिवन सिचुएशन, वी शुड कम टू अ डिमांड ड्रिवन सिचुएशन, कि कहाँ कहाँ लोग चाहते हैं, कहाँ करना है, तो उस तरह का दैट विल बी एंड दैट उसको मैच करना होगा जो हमारी सप्लाई चेन है उससे। बिकॉज आखिरकार मान लीजिए हमने एक केंद्र खोल दिया और हम उस केंद्र पर दवाई नहीं ले जा पाए और लोगों को बुला लिया तो समस्या होगी। तो हमें ये दोनों चीज़ों को, जो लॉजिस्टिक्स है और जो लोगों का मूवमेंट है और जो रजिस्ट्रेशन केंद्र हैं, वो सब चीज़ों को एक बहुत तारतम्य बना के रखना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस टीकाकरण अभियान में, और जो कोविन IT प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से रुकावट उसमें नहीं आएगी, और जो भी उसमें समस्या आ रही है इसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता जारी है। सरकार लगातार प्रदर्शनकारी किसान संगठनों से बातचीत के जरिए समस्याओं का हल करने की गुजारिश कर रही है। किसान संगठनों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने विशेषज्ञ समिति की मंशा पर शक जाहिर करने के लिए किसान संगठनों को फटकार लगाई है। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा।
वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आपके साथ प्रकाश पर्व की। आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सिख समुदाय के लोग इस प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ होता है। सिख समुदाय के लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में सेवा की जाती है। गुरुद्वारों के आसपास खालसा पंथ की झांकियां निकाली जाती हैं। कई लोग घरों में कीर्तन भी करवाते हैं। पंजाब के अमृतसर में भी गुरुद्वारों में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर आज पटना में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों से और विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और कीर्तन के लिए पहुंचे हैं। बीते लगभग एक सप्ताह से विभिन्न प्रकार के आयोजन यहां हो रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी ने कोरोना की वैक्सीन आने पर खुशी प्रकट की। गुरुद्वारे में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरी दुनिया में गुरुजी का जन्मदिन पूरी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर मेरा नमन। उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। वे सिर्फ एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं थे, बल्कि एक योद्धा थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोविंद सिंह को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पूरब के पावन अवसर पर नमन करता हूं। उनका जीवन एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित था। सिद्धांतों के प्रति उनकी आस्था अटूट थी। हम उनके साहस और बलिदान को भी याद करते हैं। उन्होंने लिखा, गुरु साहिब का मुझ पर विशेष कृपा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वां प्रकाश पर्व हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। मुझे पटना में हुए भव्य समारोह की याद है, जहां मुझे जाने और अपने सम्मान का भुगतान करने का अवसर मिला। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब को जब याद करते हैं तो कुछ इतिहासकार शौर्य और वीरता के पहलू को ही प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे, लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़के समाज को एकता के सूत्र में बांधना, सबको समानता, इसमें कोई ऊंच नीच का भेद न हो, उसके लिए जीवन पर्यंत अपनों के बीच भी
वो आग्रह पूर्वक बातों को मनवाने में अपना जीवन खपाते रहे थे। और उस कालखंड को देखे, एक तरफ भयंकर क्रूरता थी, जुल्म थे, अत्याचार थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज का मार्ग, एक तरफ क्रूरता तो दूसरी तरफ वीरता का। उन्होंने वीरता का मार्ग लिया, जन सामान्य में वीरता पैदा करने का प्रयास किया। क्रूरता का मुकाबला क्रूरता से नहीं, क्रूरता का मुकाबला वीरता से करने का संदेश गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दिया। आज जब देश की एकता, अखंडता, शांति, एकता, सद्भाव, इस मंत्र को हमें जीना भी है और नई पीढ़ी को जीने के लिए प्रेरित भी करना है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, उनके त्याग बलिदान को नमन करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और प्रयागराज के माघ मेले में आज श्रद्धालुओं ने संगम तट पर विश्व शांति और समृद्धि के लिए दीपदान किया। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस समय कोरोना महामारी और आतंकवाद पूरे विश्व का संकट है। इसे खत्म करने और राष्ट्र की रक्षा के लिए इस पावन धरती पर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से राज्य से स्थानीय उत्पादों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 75 जिलों में उत्पाद आधारित पारंपरिक औद्योगिक केंद्र स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा INA दिल्ली हाट में 16 दिनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। INA दिल्ली हाट में 16 से 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जनपद एक उत्पाद पहल के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के शिल्पकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के लिए पहली बार दिल्ली हाट में 61 जिलों के 118 स्टॉल लगाए गए हैं। गोरखपुर का मशहूर टेराकोटा, बनारस की सिल्क साड़ी, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, बदायूं, बरेली और उन्नाव की जरी जरदोजी, मिर्जापुर और भदोही के कालीन, बांदा का शजर पत्थर शिल्प, आगरा और कानपुर का चमड़ा उत्पाद इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसे उत्पाद जो खास हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। दिल्ली वासियों को इन्हें देखने और खरीदने का मौका मिल रहा है। हम लोगों ने देखा भी है, प्लान भी है हम लोगों को लेने का। एंड ज्वेलरीज भी बहुत अच्छे हैं, खासकर ग्लास के कुछ कप्स मग वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो कि हमने पहले भी लिया है। सभी कुछ अच्छा है यहाँ पर, रीजनेबल भी है, ऐसी बात है, बार्गेनिंग हो जाती है। लोग यहाँ आए और खरीदारी करें, वाकई मजा आएगा। We've really enjoyed Dilli Hat today. There's a beautiful selection. We love all the bright colors, and we feel like we've gotten great deals. We would encourage everyone to come to Dilli Hat while they're in Delhi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और ब्रांड इंडिया आह्वान को इस पहल के जरिए मजबूती मिल रही है। बुनकरों और शिल्पकारों को इस योजना के जरिए रोजगार और अपनी आय को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। यह साल हम लोग के जब से यह सरकार आई है, हम लोग को बढ़ंती बहुत ज़्यादा है, छूट भी मिल रही है। हर जगह हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग को हर सुविधा मिल रही है, कोई लोग हम लोग को दिक्कत नहीं है। ODOP में हम लोग को पहली बार मौका मिला, दूध में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया यहाँ पर। तो अगर इन लोग का ऐसे हम लोग पे सहयोग बना रहेगा तो आगे हमें और भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यहाँ पर लोग समझ भी नहीं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारी इन साड़ियों का। It's a very good opportunity that ODOP gave us, that we got the place in Dilli Hat. We can't even imagine about it. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन कारीगरों और शिल्पकारों को तकनीकी सहायता के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराई जा रही है। इस प्रदर्शनी में अपने उत्पाद को लेकर आए कारीगरों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्टॉल सहित खाने और रहने का प्रबंध मुफ्त में किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में पूरा पैसा गवर्नमेंट बियर कर रही है। लगभग 65 लाख रुपए का इसमें व्यय आएगा। शिल्पियों के लिए दुकान फ्री है, खाना फ्री है, रुकना फ्री है। बेसिक एमिनिटीज की जितनी रिक्वायरमेंट होती है एडमिनिस्ट्रेशन के एक आदमी की, वो पूरी की जा रही है। प्लस एक हेल्पर भी अलाउड है इन्हें साथ में रखना। तो इस तरह से 236 लोगों के रुकने और खाने का प्रबंध है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से कई मशहूर फैशन डिजाइनर भी जुड़ रहे हैं।
जो उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए गुणवत्तापूर्ण बनाने में शिल्पकारों और कारीगरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनमें से बहुत से उत्पाद GI टैग यानी भौगोलिक पहचान पट्टिका धारक हैं। इस पहल की सफलता से प्रभावित होकर एशियाई विकास बैंक ने $50 करोड़ की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ADB उत्तर प्रदेश में 20 उद्यम विकास केंद्र की स्थापना करेगा, जो वहां के स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को व्यवसाय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यह योजना उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक सिद्ध होगी। दिल्ली से विश्वास आनंद की रिपोर्ट, DD न्यूज। और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को देश के विकास का इंजन भी कहते हैं। कोरोना के दौरान इस सेक्टर को भी नुकसान हुआ है। सरकार ने बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन करने और इस उद्योग को आर्थिक मदद देने के लिए कदम उठाए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना के कारण पिछले साल MSME सेक्टर काफी प्रभावित हुआ। MSME सेक्टर देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% की हिस्सेदारी रखता है। देश के निर्यात में इसका 48% हिस्सा होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज के तहत MSME सेक्टर को कई प्रोत्साहन दिए थे। पिछले साल सरकार ने कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया था। हमारे उद्योगों को और खासकर छोटे उद्योगों को, MSMEs को एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला सरकार ने MSMEs के परिभाषा को लेकर किया है। वहीं सरकारी खरीद में भी भारत के MSMEs को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। कोशिश ये है कि हमारे छोटे उद्योग खूब फले फूले। कोरोना काल में MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल फ्री लोन, स्ट्रेस्ड MSME के लिए 20,000 करोड़, तो अच्छी रेटिंग वाले MSME के लिए फंड ऑफ फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नवंबर माह तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 61 लाख MSME को 2,05,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। रिजर्व बैंक द्वारा गठित कामत समिति ने कर्ज पुनर्गठन को लेकर जिन क्षेत्रों की पहचान की है, उनमें बिजली निर्माण, रियल एस्टेट, कपड़ा, औषधि, लॉजिस्टिक, सीमेंट, वाहन, कलपुर्जे तथा होटल, रेस्तरां एवं पर्यटन शामिल है। कामत कमेटी की अनुशंसा के मुताबिक इन्हें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया। More than 5 lakh MSMEs have benefited from restructuring of debt permitted by RBI in the last year. The restructuring window was to end on 31st March 2020. Government has asked RBI to consider extending this window till 31st March 2021, one more year, so that whoever wants, they can go and approach. इस योजना के तहत कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। मूलधन चुकाने के लिए 5 वर्षों का समय दिया जाता है। इसमें 1 वर्ष मोरेटोरियम के होंगे और 4 वर्ष कर्ज चुकाने के लिए। इसी LGS प्रदान किए गए ऋण में 5 साल का कार्यकाल होगा, जिसमें मूलधन चुकाने पर 12 महीने की मोहलत होगी। पिछले 1 साल में तय लक्ष्य से अधिक MSME से सार्वजनिक खरीदारी की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि MSME से होने वाली खरीदारी में आम सहभागिता को बढ़ाने के लिए सरकार को बजट में अलग से प्रावधान करना होगा। कोरोना काल के दौरान जो MSME NPA हो गए हैं, उनके लिए भी सरकार को कोई न कोई नया रास्ता निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अमेरिका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ताजपोशी के लिए पूरी तरह से तैयार है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही अमेरिका में आधिकारिक रूप से सत्ता डेमोक्रेट्स के पास चली जाएगी। वहीं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेकर अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमायोर कमला हैरिस को शपथ दिलाएंगी। ये कार्यक्रम इस लिहाज से ऐतिहासिक होगा कि पहली अश्वेत दक्षिण एशियाई महिला उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाली सोटोमायोर पहली लातिन अमेरिकी न्यायमूर्ति हैं। शपथ समारोह के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे वॉशिंगटन DC को किले में तब्दील कर दिया गया है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दी, नमस्कार। देश की बेटियों को समर्पित विशेष कार्यक्रम। जानेंगे देश की उन महिलाओं से जिन्होंने जिंदगी की तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया। बेटियां जिनका परिवार ने दिया साथ तो उन्होंने की हर बाधा पार, जिनकी जिंदगी हम सब के लिए एक आईना है। आइए मनाएं बेटियों की उपलब्धियों का जश्न। 3 दिन 3 अलग अलग एपिसोड। विशेष कार्यक्रम तेजस्विनी, देश की बेटियों को सलाम, बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आपको पता है कि देश का स्पेस सेक्टर अब बनने जा रहा है नया सनराइज सेक्टर? 6000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां लगातार उन सॉल्यूशंस पे काम कर रही हैं जिसकी जरूरत है देश को। Bellatrix is one such company that we identified and believe is truly ahead of the curve. वो कौन से हैं 3 बड़ी कंपनियां जो हैं हमारे आज के स्टार्टअप चैंपियन, देखेंगे खास एपिसोड स्पेस सेक्टर पर। In the brand new episode of Startup Champions, don't just aim for the stars, but also reach out to them. Meet the best startups of India in the space sector. We'll also have with us Dr. K. Sivan, Chairman, ISRO. Definitely Government of India and ISRO take all the steps to mitigate the risk and ensure